नई क्लास 12 की केमिस्ट्री शुरू। तो आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। आज आइए उसको शुरू करें। सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, वो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम होती है वो भी फिक्स्ड होती है, कंप्रेसिबल का होता है, कंप्रेसिबल होता है। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है सॉलिड के अंदर, इसी वजह से इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्ट करती हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको सॉलिड की तो पता होंगी। ये हो गया सॉलिड जो है वो हमारे दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। पहला पॉइंट देखिए, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज इन रेगुलर फैशन। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के बीच में, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये रे पार्टिकल्स, ये जिस तरह से लगे हुए हैं उसी तरह से लगे रहेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक लगे रहते हैं। मतलब इसी तरह से पार्टिकल्स जो है वो सारे अरेंज्ड होंगे एकदम तमीज में। सीधी सी बात, एकदम तमीज में अरेंज्ड होंगे अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ। हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये लॉन्ग टर्म तक ऐसे ही आपस में कनेक्ट रहेंगे, एकदम तमीज में अरेंज रहेंगे, बीच में कोई एक पार्टिकल भी इधर से उधर नहीं जा सकता, सारे पार्टिकल एकदम लाइन अरेंज होंगे। ठीक है, उसका एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट, सारे तरह के मेटल्स, NaCl, Na2CO3 जैसे सोल्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज। इसमें क्या है, रैंडमली अरेंज होते हैं। देखिए एक ऐसे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऐसे, ऐसे टेढ़े मेढ़े, यहाँ पे उल्टे सीधे। मैंने गलती से इसका इधर में दिखा दिया, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें रैंडमली अरेंज होते हैं। तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो होते ही नहीं है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। मतलब जैसे कहीं कहीं पे देखिए ये 3 मिल गए, ऐसे कहीं कहीं पे बहुत छोटे टाइम के लिए जो है हमारा ऑर्डर है वो फॉलो होता है। लेकिन क्रिस्टलाइन में पूरा सॉलिड ही उस ऑर्डर में चलता है, लेकिन बाकी में हमारा जो है छोटे टाइम के लिए हमारा ये ऑर्डर फॉलो होता है। इसके एग्जांपल है ग्लास या रबर, इसमें रेंज ऑर्डर और हैविंग लॉन्ग, इसके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके ग्लास और रबर होते हैं, इसके होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, मेटल्स सारे तरह के, NaCl और Na2CO3। ठीक है, देखिए दूसरा इनके बीच में डिफरेंस क्या है, हैविंग शार्प डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि जैसे वाटर ले लीजिए, वाटर के पास एक टेम्परेचर होता है बिल्कुल परफेक्टली 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर राइज नहीं होगा हमारा जब तक पूरा वाटर बॉईल नहीं हो जाएगा। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, दे मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर। इनकी कोई ये नहीं होता है कि इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद ही मेल्ट हो जाएंगे। इनका ये होता है कि एक रेंज होती है, इतने से इतने तक के बीच में तो हो ही जाएंगे, बाकी ये इंक्रीज कर सकते हैं। इनका कुछ मतलब रेंज होती है, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस तक, किसी का 40 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए। मतलब एकदम परफेक्ट नहीं होती, एक रेंज होती है कि 40 से बीच में वो 50 पे मेल्ट हो जाए, कभी किसी केस में, कभी में 49 पे मेल्ट हो जाए, कभी में 47 पे मेल्ट हो जाए, कभी 58 पे मेल्ट हो जाए। तो उनके बीच में रेंज में ही कहीं मेल्ट हो सकता है, टेम्परेचर उसके बीच में फिर बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पे एकदम बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया हमारा वाटर का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब तक बढ़ेगा नहीं जब तक सारा पानी बॉईल नहीं हो जाता। नॉन क्रिस्टलाइन के बीच में दूसरा पॉइंट, और यहाँ पे मैं वो डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कहते हैं, एमरफोस सॉलिड भी कहते हैं। एमरफोस सॉलिड भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, मतलब थोड़े थोड़े फ्लो हो सकते हैं। इनको एक चीज और कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, इनको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ये थोड़े थोड़े फ्लो कर सकते हैं। देखिए जो ग्लास होता है, जो कांच होता है, खिड़कियों में जो कांच लगा होता है, शुरुआत में वो बिल्कुल एकदम प्लेन होता है, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद ऐसा होता है कि जो वो है वो नीचे मोटा हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर पतला होता चला जाता है, नीचे मोटा होता चला जाता है। तो मतलब ऊपर से बहके वो नीचे की तरफ आ गए, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, मतलब बहुत कम दिखेगा, क्योंकि ये जो सुपर कूल्ड लिक्विड है इतनी स्पीड से फ्लो नहीं करता है कि ऊपर से कांच हट गया, नीचे कांच बचा है, ऐसा नहीं होता है। बहुत धीरे धीरे फ्लो करके आता है, लेकिन फ्लो करता है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, मतलब बहुत धीरे, हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लो फ्लो करता है। मतलब ये जो उसका फ्लो है ये बहुत धीरे धीरे होता है। ये कोई डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया, ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फ्लो कर सकते हैं। इनके बीच में तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एनिसोट्रोपिक होते हैं, लेकिन जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक होती है। मतलब एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक से कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं, सेम रहती हैं हर डायरेक्शन में, है वो सेम रहती है हर डायरेक्शन में। वो क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। क्रिस्टलाइन जो होते हैं, देखिए यहाँ से क्रिस्टलाइन जो है ये बिल्कुल एकदम रेगुलरली अरेंज, एकदम अपने पैटर्न से
तो यहाँ पे एक नया ऑर्डर बन रहा है अरेंजमेंट का, आप ऐसे चले जाइए, यहाँ पे एक नया ऑर्डर बन रहा है, आप ऐसे चले जाइए, यहाँ पे एक नया ऑर्डर बन रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी डायरेक्शन से चले जाइए, आपको एक नया ऑर्डर दिखाई देगा। इसमें ऐसे लगेगा, आप ऊपर से नीचे आएंगे तो ऐसे लगेगा कि ऐसे ऐसे हैं पार्टिकल्स, ऐसे आएंगे तो ऐसे ऐसे लगेंगे आपको पार्टिकल, ऐसे आएंगे तो ऐसे आधे इधर है आधे इधर है। तो एक नया ऑर्डर समझ में आएगा आपको जब आप किसी भी डायरेक्शन से जाएंगे क्रिस्टलाइन के अंदर। आप ऐसे आएंगे तो आपको ऐसे दिखाई देंगे ऊपर नीचे की तरफ। तो क्रिस्टलाइन के अंदर आपको नई नई डायरेक्शन में फिर नई नई प्रॉपर्टीज दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन में क्या है, यहाँ पार्टिकल्स ऊपर नीचे रह जाए, आप इधर चले जाइए तो आपको लगेगा इधर भी सेम है उधर भी सेम है, एक जैसा सा लगेगा हर तरफ, क्योंकि कहीं पे भी रैंडमली अरेंज है पार्टिकल्स। तो आपको उन सबको सेम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हर तरफ से चले जाए, हमको तो सेम ही रैंडम मिलेगा, हर तरफ से हमें रैंडम मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे सेम है तो आपको हर तरफ से सेम नहीं मिल सकती प्रॉपर्टीज, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन से जाइए आपको अलग अलग रेंज ऑर्डर मिलेंगे। इस डायरेक्शन से जाएंगे तो हर तरफ से वो रैंडमली है तो उनको सेम ही दिखेगा, इधर की तरफ से भी रैंडम है उधर की तरफ से भी रैंडमली अरेंज है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो आइसोट्रोपिक में आता है या एनिसोट्रोपिक में आता है। तो आई होप आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि एनिसोट्रोपिक का मतलब होता है प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जब डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, और आइसोट्रोपिक का मतलब होता है प्रॉपर्टी सेम हो तो किसी भी डायरेक्शन में चले जाए, हर डायरेक्शन में सेम है, एवरी डायरेक्शन हर डायरेक्शन में सेम हो। ठीक, हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी इनके नेचर के ऊपर मतलब कैसे, इनको कहते हैं ट्रू सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन को कहते हैं ट्रू सॉलिड, इसको कहते हैं सूडो सॉलिड। अब क्यों कहते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं, स्लो फ्लो, इनके अंदर स्लो फ्लो जो है पॉसिबल है, लेकिन ट्रू सॉलिड के अंदर तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है फ्लो। तो ये जब सॉलिड होके थोड़ा सा फ्लो कर सकते हैं, तो फ्लो कौन करते हैं, लिक्विड। मतलब ये जो है ये झूठे सॉलिड है और ये एकदम सच्चे सॉलिड है, मतलब ये बिल्कुल सॉलिड को रेक्टिफाई करते हैं, बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर सकते। तो ये क्रिस्टलाइन जो होते हैं ट्रू सॉलिड है और नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं सूडो सॉलिड, ठीक है। ये धीरे धीरे क्योंकि फ्लो कर लेते हैं टाइम के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके नेचर के ऊपर बात। अब हम देखते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लीजिए, उसको आप एक एज ए टूल होता है, कोई भी नाइफ ले लीजिए, कोई भी टूल ले लीजिए, उससे आप काटिए किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जब आप काटेंगे तो बिल्कुल ही स्मूथ होगी सरफेस, जहां से आप काटेंगे वो बिल्कुल ही स्मूथ होगी। देखिए जैसे आपने ले लिया है, मैंने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होता है, आपने ले लिया कोई भी मेटल, किसी भी मेटल को आप काटेंगे, बिल्कुल जब मेटल गर्म कर काटना पड़ेगा तो किसी भी टूल से आप काटेंगे वो बिल्कुल स्मूथ कटेगा, ठीक है। दूसरा ले लीजिए आप कट बाय एज टूल। अब आपने करा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को, नॉन क्रिस्टलाइन में आता है सबसे बढ़िया ग्लास। तो ग्लास को आप जब कट करेंगे तो आपको भी पता है जब ग्लास टूटता है या कट होता है तो उसका जो सरफेस होता है इरेगुलर होता है, देखने में तो बाहर से तो लगता है कि स्मूथ है, पर जब आप उसको टच करेंगे तो चुभने लायक इरेगुलर सरफेस होता है, लेकिन ये जो होता है बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में मेरी तरफ से डिफरेंस जो है वो खत्म हुई, लेकिन इसके जो डिफरेंस है वो उनके बीच में और भी काफी सारे डिस्टेंस है, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर है वो यही डिस्टेंस। सॉलिड जो होते हैं वो भी 4 तरह से डिवाइड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड भी फिर हमारे 3 तरह से डिवाइड होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हम मॉलिक्यूलर सॉलिड से लेके हम कोवेलेंट सॉलिड तक हमें सारे जो 4 तरह के सॉलिड हैं इनको हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर हमारे सबसे पहले चीज क्या आती है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर वो होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, और इनके बीच में मॉलिक्यूलर वो मिनिमम होती है। तो ये बात आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पहले जान लेनी चाहिए। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो नाम से ही पता चल रहा है, और इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो थोड़े वीक होते हैं, मिनिमम होते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आप हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे होते हैं, देखिए H2Cl2 इन सब के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, ये जो सॉलिड होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। देखिए एक H है एक दूसरा H है, इनके बीच में कोई आपको डाइपोल या कोई पोलर तो नजर नहीं आ रहा ना कि एक दूसरे को खींच रहा है। दोनों जब सेम है तो एक दूसरे को कैसे खींच सकता है, खींचते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ये आई होप आपको पता होगा। तो ये जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं, और इनका लो पोलर हमारे सॉलिड होते हैं। एक तो देखो H2 और Cl2 जैसे मॉलिक्यूल से बने होते हैं जिनके बीच में पोलर नहीं होता, मतलब उनके बीच में डाइपोल फॉर्म नहीं होता है। दूसरा उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, हाथ में लेते ही मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं।
नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते हैं। और इनके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, फाउंड इन गैसियस एंड लिक्विड स्टेट एंड रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे गैसियस एंड लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए ये है तो गैस ही, तो गैस तो गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, कंप्रेस कर देंगे तो लिक्विड में, वरना गैसियस स्टेट में। तो ये आपको नॉन पोलर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिल गई। तो इस तरह के एटम से मिलकर बना होता है। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, फाउंड इन गैसियस एंड लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये बातें आपको पता चल गई मॉलिक्यूलर सॉलिड के एक टाइप के बारे में जो होता है नॉन पोलर। के अंदर कौन कौन से आते हैं, देखिए जैसे HCl हो गया, SO2 हो गया, इस तरह के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आते हैं हमारे पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर। देखिए HCl हो गया, HCl मतलब एक H हो गया, एक Cl हो गया, तो इसमें आपको सीधा सीधा ही दिख रहा है कि डाइपोल बनेगा। डाइपोल क्या बनेगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन जो डाइपोल है वो अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब Cl की तरफ एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी तरफ एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये डाइपोल बनेगा, धीरे धीरे इनमें डाइपोल क्रिएट होगा, तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होगा एज कम्पेयर टू पोलर की कंपैरिजन में इनका है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तीसरी बात, ये भी सॉफ्ट होंगे, नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को ये भी कंडक्ट नहीं करेंगे। और तीसरी बात पे ये भी गैस एंड लिक्विड की फॉर्म में पाई जाएंगे। इनके एग्जांपल हैं सॉलिड SO2 एंड सॉलिड NH3। एक बार आपको इसके एग्जांपल भी देख लेने चाहिए। तो ये हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर की फॉर्म में, और ये सॉफ्ट होते हैं पहले वाले की तरह ही, और नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये भी गैस एंड लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल है सॉलिड SO2, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड और सॉलिड NH3 मतलब सॉलिड अमोनिया, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर क्या होता है, कंटेन्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड तो होती हैं, पोलर भी होते हैं ये हाइड्रोजन, और लेकिन अदर इससे हाइड्रोजन से अलावा इससे ज्यादा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, लेकिन उसमें सिर्फ हाइड्रोजन हो और कोई दूसरा भी आइटम हो तो चलेगा। देखिए HCl हो गया, HF हो गया, HBr हो गया, उससे ज्यादा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो चलेगा, लेकिन उसमें हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, तो वो बन जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं और ये भी सॉफ्ट होते हैं। इसमें बात याद रखने वाली बस ये है, पोलर में कोई भी दो पोलर हो सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि H आपका हो, लेकिन जब पोलर के केस में, जब पोलर बन रहा हो, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन रही हो, उसमें अगर H आ जाए तो वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर काउंट होता है। आयनिक सॉलिड के बारे में पहली बात ये देखिए, आयनिक सॉलिड आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है आयंस होते हैं। और ये बनता कैसे है, ये बनता है फॉर्म्ड बाय 3D अरेंजमेंट होता है कैटायन और एनायन का, तब ये जाके हमारा बनता है। तीसरी बात, कोलम्बिक फोर्सेज होती हैं इनके बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में कोलम्बिक फोर्स। आपने फिजिक्स के चैप्टर 1 में पढ़ लिया होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है दो भी किसी चार्ज पार्टिकल के बीच में, तो ये भी तो चार्ज पार्टिकल ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन एनायन, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स लगती है Q1 Q2 बाय R², मतलब एक कैटायन एक एनायन के बीच का जो चार्ज होता है उसमें ये फोर्स लगती है। हैविंग हाई, इसके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो सॉलिड्स होते हैं ये जो सॉलिड है ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। ब्रिटल मतलब ये चमकदार होते हैं, इनका नेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड और चमकदार होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ये इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करते हैं तब जब ये वाटर में डिसॉल्व हो। और NaCl इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, Na और KCl इसके बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि जो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। जब इनको वाटर में मिला दो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, तो ये आयनिक सॉलिड हो गया। अब हम देखते हैं हमारा कोवेलेंट सॉलिड, तो इनके सारे बॉन्ड जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, मतलब ये जो सारे बॉन्ड बने होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। डायरेक्शनली नेचर होते हैं। वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, मतलब ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं। वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके पास भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो बहुत ज्यादा हाई होता है। आयनिक सॉलिड से भी बहुत ज्यादा हाई होता है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये इंसुलेटर्स होते हैं, इनके ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इनके एग्जाम्पल है डायमंड एंड ग्रेफाइट, लेकिन ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट एक कंडक्टर है, ये बात आपको याद रखनी है। ये इसका एक्सेप्शनल केस है कि ग्रेफाइट एक कंडक्टर है, बाकी और एग्जांपल इसमें कोई कंडक्टर नहीं है। डायमंड भी कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है, बाकी सब। ग्रेफाइट एक कंडक्टर है पर, ठीक है। तो कोवेलेंट सॉलिड की आपको यहाँ तक बात हो गई। अब हम देखते हैं मेटालिक सॉलिड्स।
स्ट्रस होते हैं, डक्टाइल होते हैं और मैलिएबल होते हैं। तो सब आपको पता है कि मेटल की प्रॉपर्टीज हैं। और इसमें सारे मेटल्स आते हैं, AgAu मतलब सिल्वर, गोल्ड, इस तरह के मेटल्स आते हैं। और ये मेटेलिकली बॉन्डेड होते हैं। मॉडरेट टू हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। किसी का कम होता है तो कम से बढ़ते बढ़ते हाई तक जाता है इनका बॉइलिंग पॉइंट इनके सॉलिड्स का, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड्स का। लैटिस हम पढ़ने वाले हैं। लैटिस क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट ही लैटिस कहलाता है। तो देखिए ये रहे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये इस तरह से अरेंज कर रहे हैं कि पहली लाइन में हमने लगा दिया इस तरह से, उसके बाद उसके नीचे लगा दिए, फिर नीचे लगा दिए। तो ठीक है, इस तरह से हमने लगा दिए हैं। ये देखिए इस तरह से है, यहाँ पे पहली लाइन में हमने ऐसे लगा दिए, दूसरी लाइन में हमने क्या करा, उनके बीच में जो स्पेस था वहां पे लगा दिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने अरेंजमेंट करा है। ठीक है, इस तरह से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट करा है जिससे कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल आ सके। एटम्स रखे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है, और यही है हमारे लैटिस पॉइंट जो डॉट डॉट से हम आपको दिखाई दे रहे हैं। और इनको जब हम ऐड करेंगे, मतलब इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारी एक यूनिट सेल बन के आएगी, द सिंपल 3D यूनिट सेल। क्या होता है? द सिंपल 3D यूनिट। सिंपल 3D यूनिट होती है जो फॉर्म होती है लैटिस के रिपीटेशन से। ऐसे पॉइंट्स के रिपीटेशन से हमें फॉर्म होकर देगा एक ऐसी सेल, यूनिट सेल, जिसको जो सिंपल 3D होगी वो होगी हमारी यूनिट सेल। देखिए यहाँ पे बन रही क्यूबिक यूनिट सेल। और आपको बता दूं यूनिट सेल जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक तो सिंपल वाली होती है, दूसरी होती है सेंटर्ड। फिर सेंटर्ड यूनिट सेल के और पार्ट बन जाते हैं, FCC फेस सेंटर्ड, BCC बॉडी सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो सेंटर्ड के फिर 3 पार्ट बन जाते हैं और यूनिट सेल का एक पार्ट बन जाता है सिंपल। तो अब हम देखते हैं सिंपल, सेंटर्ड ये दोनों हम यूनिट सेल देखते हैं। आई होप आपको यूनिट सेल तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो भी हमारा लैटिस की रिप्रेजेंटेशन होके एक हमें 3D रिप्रेजेंटेशन मिलती है वही हमारी होती है यूनिट सेल। तो अब हम देखते हैं सिंपल यूनिट सेल। यूनिट सेल में प्रिमिटिव सेल एक बनेगी क्यूब। सिंपल पहली बात ये है कि सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपने बना ली क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें आपके जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं और एक एटम का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ये हम देखते हैं। तो एक एटम होते हैं स्फेरिकल होते हैं, एटम स्फेरिकल होते हैं। तो एक एज पे, एक कॉर्नर पे आपका कितने एटम का एक एटम का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो एक एटम पे यहाँ पे देखिए इस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा स्फीयर का। तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब यहाँ पे एक तो स्फीयर होगा, उसका तो हेमिस्फीयर तो हटा दिया, हेमिस्फीयर का भी आधा पार्ट ये कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। हेमिस्फीयर का भी आधा पार्ट, मतलब एक स्फीयर का 1/8 पार्ट जो है वह कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एक कॉर्नर पे एक एटम का। एक एटम का 1/8 पार्ट होगा कॉन्ट्रीब्यूशन स्फीयर के एक कॉर्नर पे। ठीक है, तो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। और एक स्फीयर का मतलब एक एटम का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एक कॉर्नर पे। टोटल कॉर्नर होते हैं 8, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका मतलब एटम सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने होते हैं? टोटल मिलाके होते हैं 1 एटम। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। क्यूबिक यूनिट सेल में 1/8 तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है एटम का एक कॉर्नर पे, और कॉर्नर टोटल होते हैं 8। तो टोटल एटम कितने होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल में? एक एटम टोटल ही होता है। इसका मतलब एक सिंपल यूनिट सेल में आपको एक ही एटम मिलेगा और हर एक कॉर्नर पे 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उस एटम का। ठीक है, और इसमें ABC और अल्फा बीटा गामा सेम होते हैं। अब ABC अल्फा बीटा गामा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ABC मतलब A, B और C जो है, ये जो तीनों साइड है तो बिल्कुल सेम होंगे। आपको पता है क्यूब है और इक्वल होंगे। तो क्यूबिक यूनिट सेल में सारे एंगल जो है 90 के इक्वल होते हैं और ABC मतलब इसकी सारी साइड जो है वो इक्वल होती हैं और एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल में। ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर यूनिट सेल में एक हम क्यूब बना लेंगे। एक क्यूब बना लिए, इसके सारे कॉर्नर्स पे एटम, कॉर्नर्स पे तो एटम है ही, 8 कॉर्नर्स है, इसके कॉर्नर्स पे तो एटम है ही। हम एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। तो कॉर्नर्स पे इसके पहले वाले केस की तरह 8 कॉर्नर्स है, हर किसी का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब एक एटम तो हो गया सबके कॉर्नर, टोटल मिला के कॉर्नर्स पे एक एटम हो गया कॉर्नर पे। लेकिन फेस सेंटर्ड का मतलब क्या है? इसके कितने फेज हैं? इसके फेज अच्छे, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे और एक इस साइड में। ठीक है, तो आगे वाला जो फेज है उसका एक तो इस फेज का देखिए एक सेंटर पे हो गया एटम, एक इस फेज पे हो गया सेंटर पे एटम, एक इस फेज के सेंटर पे हो गया एटम, एक नीचे वाली फेज के सेंटर पे हो गया एक एटम, एक हो गया इस वाली फेज के सेंटर पे जो पीछे की तरफ है, एक हो गया आगे वाली के सेंटर पे, आगे वाली के सेंटर ये रहा। तो टोटल मिला के फेज सेंटर कितने हैं?
फेस सेंटर्ड आइटम कितने आ रहे हैं, कॉर्नर पे तो हो गया टोटल मिला के एक आइटम की 1/8 कंट्रीब्यूशन आ रहा है एक कॉर्नर पे एक आइटम का, ठीक है। तो फेस सेंटर टोटल मिला के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल। और आपको यह भी पता होना चाहिए, देखिए जैसे इस पे दिख रहे थे 8 आइटम है, लेकिन कितने बन के आए, टोटल एक आइटम बन के आए, उसका 1/8 कंट्रीब्यूशन है। उसी तरह से फेस सेंटर में कितना होता है, 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसा क्यों, आधा ऊपर होता है आइटम सरफेस के, एक ये फेस है, आधा नीचे होगा आधा ऊपर होगा, तो ऊपर वाला कंसीडर कर रहे हैं तो आधा ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये फेस सेंटर पे कितने आइटम हो गए, टोटल 3 आइटम हो गए, ठीक है। तो हमारे फेस सेंटर यूनिट सेल में टोटल कितने आइटम हो गए, फेस सेंटर यूनिट सेल में टोटल हमारे हो गए 4 आइटम। तो इस तरह से हमने बता दिया, पहले हमने बनाया क्यूबिक यूनिट सेल, कॉर्नर वाला तो मैंने आपको पहले बता दिया। और फेस सेंटर में क्या करते हैं, 6 फेस होते हैं, फेस के हर फेस के सेंटर पे एक आइटम रखा होता है जिसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो टोटल आइटम हो गए 4 आइटम, ठीक है। अब हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। अब सबसे पहले एक क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा, कॉर्नर पे देखते हैं। कॉर्नर पे भी पहले की तरह ही 8 आइटम दिख रहे हैं आपको, लेकिन हर किसी का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, कितना ही कंट्रीब्यूशन होगा, हेमिस्फीयर का भी आधा पार्ट, ठीक है। तो 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा हर एक आइटम का। तो टोटल आइटम कितने हो गए, कॉर्नर पे हो गए टोटल 1 आइटम। बॉडी सेंटर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक आइटम होगा बॉडी के सेंटर में पूरा। इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ बिल्कुल, बॉडी के सेंटर में, एक बॉडी के बीचों बीच एक सेंटर पे रखा होगा एक आइटम, ठीक है। तो ये है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी के बिल्कुल भी सेंटर में रखा होगा। तो बॉडी सेंटर हमारे पास कितना आ गया, एक आइटम। ये एक आइटम पूरा है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह नहीं है, ये पूरा है, इसका ऊपर नीचे कुछ नहीं है, बॉडी के सेंटर पे रखा है, ये पूरा एक आइटम है। एक आइटम हो गया कॉर्नर पे, 8 कंट्रीब्यूशन मिला के बॉडी सेंटर एक पूरा आइटम। तो टोटल इसमें कितने आइटम हो गए, तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में एक यूनिट सेल के अंदर 2 आइटम टोटली प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा आ गया बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर। हमने बना के देखा पहले क्यूबिक यूनिट सेल बनाई, कॉर्नर में हमको पता है कि एक आइटम होता है, हर किसी का हर एक आइटम का 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है हर एक कॉर्नर पे। बॉडी सेंटर नाम से समझ में आ रहा है कि इसके बॉडी के सेंटर में एक आइटम रखा है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह नहीं है। तो टोटल मिला के कितने आइटम हो गए इस यूनिट सेल के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर होगा टोटल मिला के 2 आइटम हो गए। एंड सेंटर यूनिट सेल में भी सबसे पहले हमें क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे। कॉर्नर पे 8 कॉर्नर होंगे, एंड सेंटर के भी 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा हर बार की तरह ही। एक आइटम टोटल मिलेगा हमें, कॉर्नर पे मिलेगा हमें एक आइटम पक्का, ठीक है। ये तो हमने एंड सेंटर में बात कर ली। लेकिन एंड सेंटर में क्या होता है, कोई भी 2 अपोजिट फेस लीजिए, कोई भी 2 अपोजिट फेस लीजिए, एक मैंने ले लिया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। आप ये 2 साइड भी ले सकते हैं, आगे पीछे वाले भी ले सकते हैं। मैंने 2 फेसेस ले लिए। एंड सेंटर के अंदर क्या होता है, इन दोनों फेसेस पे, इन दोनों के फेस के सेंटर पे आइटम रखे होते हैं। तो एंड सेंटर पे देखते हैं, एंड सेंटर पे देखते हैं, एक तो 2 आइटम रखे हैं और पहले की तरह इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 इनका टोटल कंट्रीब्यूशन होगा। तो एंड सेंटर पे भी टोटल आइटम कितने हैं, एक आइटम। टोटल मिला के इन दोनों को मिला के हमारे टोटल आइटम कितने आ रहे हैं, एंड सेंटर यूनिट सेल के अंदर भी हमारे टोटल आइटम आ रहे हैं 2। इसमें कुछ नहीं है, सिंपली से आपको पता है कि कॉर्नर पे एक आइटम होता है सबका मिला के, और एंड सेंटर पे क्या है कि 2 अपोजिट फेस ले लीजिए, उनके सेंटर पे आपके आइटम रखे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन पहले की तरह 1/2 होगा, ऊपर नीचे कंट्रीब्यूशन आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे। तो टोटल 2 थे, 2 से कट गया, तो यहाँ पे टोटल कितने बचे, एक आइटम, वहां पे भी एक आइटम। तो टोटल कितने हो गए एंड सेंटर यूनिट सेल के अंदर, 2 आइटम हो गए टोटल। हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल देख लेते हैं। आपके आइटम हेक्सागोनल यूनिट सेल होती है, जैसे आपकी क्यूबिक थी वैसे आपकी हेक्सागोनल यूनिट सेल है। तो इसमें एटम्स जो है वो ऐसे ऐसे ना ऐसे बीच में गैप्स में अरेंज होके एटम्स जो है वो बिल्कुल सीधी सीधी नीचे बिल्कुल लाइन में अरेंज है, हेक्सागोनल यूनिट सेल इसी कहते हैं। और आपको यहाँ पे अब देखना है कि कॉर्नर पे कितने आइटम्स है, 12 इस पर टोटल कॉर्नर है, लेकिन इस पर आप कॉन्ट्रीब्यूशन चेक करना पड़ेगा। एक आप यहाँ पे हमने एक स्पेयर रखा, तो उस स्पेयर का हमने देखा है कि उस स्पेयर का 1/6 पार्ट आ रहा है। एक स्पेयर ना हेमिस्फीयर पूरा आ रहा है, उसका आ रहा है 1/6 पार्ट, क्योंकि हमारा एंगल जो है ये है 1/20 एंगल है हमारा। एग्जाम कितने हो गए, 2 आइटम हो गए इसके तो कॉर्नर पे, इस पे हर आइटम का कंट्रीब्यूशन है 1/6 हर कॉर्नर पे, ठीक है। तो कॉर्नर पे निकल गया आपके टोटल 2 आइटम। अब हम देखते हैं फेस सेंटर पे, हम ऊपर नीचे 2 ही फेस पे रखेंगे आइटम उनके सेंटर पे, और पहले की तरह ही कंट्रीब्यूशन तो होगा 2, तो 2 आइटम रखिए, कंट्रीब्यूशन है 2। तो फेस सेंटर पे कितने आइटम हो गए, एक आइटम हो गया फेस सेंटर पे। अब आपको ये समझ में आ गया क्योंकि इसके 2 फेज है, ऊपर वाला फेस एक नीचे वाला फेस। हेक्सागोन के 2 फेस पे रखा हमने, 2 फेस पेन पे रखा, और ऊपर वाले के सेंटर पे नीचे वाले के सेंटर पे इनका कंट्रीब्यूशन है 1/2 पहले की तरह। तो टोटल आइटम कितने हो गए 1, कॉर्नर पे कितने निकले तो 2 आइटम। अब हम देखते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में इसमें हमारे 3 आइटम है,
बॉडी सेंटर में इसमें हमारे 3 एटम है, एक ऐसे यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह से हमारे बॉडी सेंटर में हो गए 3 एटम। बॉडी सेंटर में हमारे 3 एटम आते हैं इसके अंदर। ये चीज हेक्सागोनल में तो आपको याद करनी पड़ेगी। टोटल एटम इसके अंदर कितने हो गए? 4 एटम। हेक्सागोनल यूनिट सेल में टोटल एटम कितने होते हैं? 4 एटम। अब मैं इसकी आपको शॉर्ट समरी दे देता हूँ कि मैंने आपको अब तक पढ़ाया है। तो टोटल एटम होते हैं 4 एटम, ये बात आपको याद रखनी है। फिर देते हैं यूनिट सेल में सबसे पहले आपकी आती है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में आपका अरेंजमेंट कैसा होता है? कॉर्नर पे 8 कॉर्नर होते हैं, हर कॉर्नर पे एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो टोटल एटम कितने हो गए? 1 एटम। तो रैंक मैंने लिखा है, रैंक क्या होता है कि उस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम आ रहे हैं। तो इसके अंदर तो आ रहा है 1 एटम, तो इसकी रैंक हो गई 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या था हमारा फेस सेंटर एफसीसी। एफसीसी के अंदर क्या रहता है हमारा? कॉर्नर पे ऊपर की तरह एक एटम आ रहा था कॉर्नर पे। दूसरा हमारा आ रहा था फेस सेंटर पे। दूसरा आ रहा था हमारा फेस सेंटर पे। फेस सेंटर पे हमारे कितने एटम आ रहे थे? फेस सेंटर पे हमारे टोटल तो 6 फेस थे और उनका कंट्रीब्यूशन था 1/2 जो आइटम रखे थे। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए? 3। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमारी रैंक 3 1 4, यहाँ पे टोटल आइटम हो गए 4। ठीक है, अब हम देखते हैं बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर पे आपके कितने थे? कॉर्नर पे थे, एक तो कॉर्नर पे थे एक एटम, और बॉडी सेंटर मतलब आपके बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे एक एटम था। तो टोटल बॉडी सेंटर पे कितने हो गए? 1 एटम। तो टोटल इसकी रैंक कितनी आ गई? मतलब इसमें टोटल एटम कितने थे? टोटल एटम थे इसमें भी 2। अब हम देखते हैं फेस सेंटर हो गया, बॉडी सेंटर हो गया, एंड सेंटर देखते हैं हम। एंड सेंटर में भी हमारी रैंक आ रही थी 2, क्योंकि हमारे जो कॉर्नर पे थे, कॉर्नर पे तो हमारे हर बार एक ही एटम है, और एंड सेंटर मतलब उसके दो अपोजिट फेस पे एटम रखे थे, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था 1/2। ये हो गया एंड सेंटर। तो यहाँ पे भी बन गया एक एटम, यहाँ पे भी बन गया एक एटम, तो यहाँ पे भी टोटल रैंक हो गई 2। अब हम देखते हैं हेक्सागोनल वाली, जो इसके बॉडी सेंटर पे थे 3 एटम, तो यहाँ पे कॉर्नर पे हो गए इसके 2 एटम, बॉडी सेंटर पे हो गए 3 एटम, और एक बचा फेस सेंटर हो गए एक का, हमने इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हाफ। तो यहाँ पे भी बना है 1 एटम। तो इसकी टोटल रैंक कितनी आई? 2 + 3 5 और एक 6। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल की टोटल रैंक कितनी आई? 6। मतलब उसमें हेक्सागोनल यूनिट सेल में हमारे 6 एटम आ सकते हैं। यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर क्या है? तो बी के सामने होगा बीटा, ए के सामने होगा अल्फा और सी के सामने गामा एंगल है। ठीक है, तो क्यूबिक यूनिट सेल में ए बी सी ये तीनों इक्वल होते हैं, और अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 के इक्वल होते हैं। और हमें अब इन सेल पैरामीटर्स को ही चेंज करके हमें अब यूनिट सेल की बताने की कितने तरह की होती हैं। तो आपको आई होप सेल पैरामीटर समझ में आ गया होगा कि उनकी साइड्स, लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो आप समझते हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, उनके सामने वाले एंगल्स, उनको चेंज कर करके हमें सेल पैरामीटर्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले देखिए हमारी क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें मैंने आपको बता दिया अल्फा बीटा गामा जो है टेट्रागोनल, आपको बिल्कुल लाइन वाइज याद होने चाहिए, तभी आप इसका बिल्कुल करेक्ट और याद कर पाएंगे। टेट्रागोनल में हमने क्या करा? बाकी सब हमने सेम रखा, ए बी सी हमने, ठीक है, ये हमने बाकी सी हमने सेम रखा। तो ए बी सी नॉट इक्वल, पहले सी को नॉट इक्वल करा ए और बी के, ए और बी इक्वल है 10। ठीक है, उसके बाद हमने जो अनइक्वालिटी का साइन है ये फिर से बढ़ा दिया। अनइक्वालिटी का साइन मतलब ये अनइक्वल नहीं है, अनइक्वल का जो साइन है ये हमने फिर से आगे बढ़ा दिया। तो ये तीनों अनइक्वल हो गए, और एंगल जो है हमारे अभी भी 90 के इक्वल है, तो वो होता है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। अब हमारा फोर्थ आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में हमारे तीनों तो हैं अनइक्वल, ठीक है, और मोनोक्लिनिक में एक चीज क्या होती है, अल्फा बीटा जो है 90 के इक्वल है, लेकिन जो गामा है वो 90 के इक्वल नहीं है। तो हमने अब क्या करा, अल्फा बी ए बी सी तो हमने तीनों एक अनइक्वल करते गए। ये हमारा तरीका याद करने का कि इस साइन को पलट दें, आगे भेज दें, आगे भेज दें। तो ये तो हमने इसमें तो कर लिया साइड में। अब हमारे बारे एंगल की, तो ये तो हमने दोनों रखे 90 के इक्वल, उसमें उसे रख दें 90 के अनइक्वल। ठीक है, फिर हमारा है फिफ्थ ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में अभी हमारे ए बी सी अनइक्वल है, मतलब ये बिल्कुल सेम नहीं है ए बी सी। और तीसरे में क्या कर दिया हमने, ये जो तीनों है ये अनइक्वल है 90 के, इसको तीनों में कर दिया कि 90 के इक्वल भी कोई नहीं है, और ये साइड भी अनइक्वल नहीं है। ये सबसे ज्यादा अमेजिंग है, इसमें ए बी सी भी कहीं से इक्वल नहीं है, इसमें एंगल भी कहीं से इक्वल नहीं है 90 के। अब छठा आता है हमारा हेक्सागोनल, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ भी रखा है। इसमें ए जो है वो इक्वल होता है बी के, और बी जो है वो सी के इक्वल नहीं होता है। और इसमें ए अल्फा बीटा जो है 90 के इक्वल होता है, लेकिन गामा जो है वो 120 के इक्वल होता है। ये भी एक अलग केस है, ये आपको पढ़ रखा है। और सेवेंथ है हमारा रोम्बाहेड्रल, इसमें ए बी सी इक्वल होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है, पर 90 के इक्वल नहीं होता है।
तो इस तरह से आपने इसे घुमा घुमा के, अनइक्वल को घुमा घुमा के अपने 7 तरह की हमारी यूनिट सेल बन के निकलती है टोटल। अब टोटल इनके अंदर की यूनिट सेल होती है, जैसे क्यूबिक की आपकी बन रही थी 4 यूनिट सेल, वो 4 कौन कौन सी थी? एक तो थी सिंपल, क्यूबिक की बन रही थी 4। अब हम देखते हैं टेट्रागोनल की कितनी बन रही थी केवल 2, एक तो सिंपल और एक बॉडी वाली। मैं आपको यहाँ पे इनका एंगल दिखा दूंगा, ठीक है, आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे बन रही है। एक तो सिंपल, एक बॉडी वाली, तो इसकी बन रही है केवल 2। ऑर्थोरोम्बिक की कितनी बन रही है? रोम्बिक की भी 4 बन रही है, ठीक है, सिंपल, एफसीसी, बीसीसी एंड सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक की भी बॉडी। मोनोक्लिनिक की कितनी बन रही है? 2 बन रही है, सिंपल और एंड सेंटर, ठीक है। आपको याद रखनी है किसकी कितनी बन रही है। ट्राइक्लिनिक जो है बिल्कुल सिंपल बनाता है, बस ये बन गया एक वाला। और हेक्सागोनल की आपको पता है मिक्स्ड बनती है, इसकी मिक्स्ड मतलब इसकी सारी एक साथ में बनती है। वैसे तो होती है वो 3, ठीक है, वो होती है 3। हेक्सागोनल की आपको पता है 3 बनती हैं। एक तो इसके कॉर्नर पे बना के दिखाई थी मैंने आपको, दूसरी थी फेस सेंटर, तीसरी थी बॉडी सेंटर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी, लिख देता हूँ मैं हेक्सागोनल की, फेस सेंटर, एफसीसी, बॉडी सेंटर और सिंपल। और हमारी जो रोम्बोहेड्रल है वो भी एक ही बनाती है, कौन सी? सिंपल। टोटल कितनी बनी है हमारी? पहले की 4, पहले वाले की 4, क्यूबिक वाले की, दूसरे वाले की 2, तीसरे वाले की 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 1। अब देखते हैं टोटल मिला के हमारी 14 ब्रेवियस लैटिसेस बन के आ गई हैं। हमारे टोटल थे 7, सबकी 4-4 बनती तो कितने बनते हैं? 28 लैटिसेस बनती। लेकिन अभी तो हमारी एक्सपेरिमेंटली 14 ही फाउंड हुई है, तो हमारी ये होती है 14 ब्रेवियस लैटिसेस। ये आपको एकदम से याद कर लेनी है, मैंने मिटा दी है, आपको एकदम से याद कर लेनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 ब्रेवियस लैटिसेस आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम लाइन वाइज एकदम बढ़िया से याद करनी है, किसके अंदर कितनी बनती है, कौन कौन सी बनती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। पूरी टेबल आपके माइंड में छप जानी चाहिए। आप वीडियो को पीछे जाके भी देख सकते हैं अगर आपको ठीक से समझ में ना आया हो, मैंने बिल्कुल बढ़िया से समझा दिया है। तो गाइस इस लेक्चर को हैंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके गाइस, बाय बाय।